नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल और देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और खबर दानापुर के नौबतपुर से है, जहां कनपुरा गांव में एक महिला और उसके 11 साल के बेटे की उसके ही घर में हत्या कर दी गई है और शव को जला दिया गया है। जिस महिला की हत्या हुई है उसका नाम शांति देवी बताया जा रहा है, जबकि उसके बेटे का नाम अविनाश बताया जा रहा है। शांति देवी को संतान नहीं थी, उसने एक बच्चे को गोद ले रखा था। पति की मौत के बाद मां बेटे ही घर में रहते थे। घटना के बारे में बताया जाता है कि संपत्ति के विवाद में उसकी भतीजी ने ही अपने परिवार और बहनों के साथ मिलकर डबल मर्डर को अंजाम दिया है, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी भतीजी को पकड़कर जमकर उसकी पिटाई की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और फिलहाल पूछताछ कर रही है। यह बात सामने आई है कि 10 दिन पहले ही मृत महिला शांति के परिवार वालों ने 4 करोड़ के जमीन को बेचा था और उसी पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ और उसी विवाद में मां बेटे की हत्या हुई है। सच्चाई क्या है ये तो पुलिस के खुलासे के बाद ही साफ हो पाएगा। और अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक पैक्स अध्यक्ष की गला रेतकर हत्या कर निर्मम हत्या कर दी और ग्राहक सेवा केंद्र के पास पैक्स अध्यक्ष का शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना रोसरा के चकता गांव की है। बताया जाता है कि जिस पैक्स अध्यक्ष की हत्या हुई है वो आरजेडी से भी जुड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे की वजहों को खंगाल रही है। और इधर बोकारो में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की घर के अंदर संदेहास्पद स्थिति में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक बीसीसीएल कर्मी है और उसने दूसरी शादी की थी। इस घटना में उसकी दूसरी पत्नी और उसके 14 साल के बेटे की भी मौत हो गई। घटना नवाडी थाना क्षेत्र के गोबरगड्ढा की है। जानकारी के मुताबिक पूरा परिवार शाम को खाना खाकर कमरे में सोने के लिए चला गया था और सुबह जब दूध देने वाला एक युवक घर पर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। इसकी जानकारी मिलने पर जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर तीनों मृत पाए गए और उनके बेटे के मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस इसे फूड पॉइजनिंग या फिर आत्महत्या का मामला मानकर जांच में जुटी है। भागलपुर के नाथनगर में पिछले 5 दिनों में हुए बम ब्लास्ट और 2 देसी बम बरामद मामले में जांच की कमान बिहार पुलिस मुख्यालय ने बिहार एटीएस को सौंप दिया है। एटीएस की टीम इस पूरे मामले की जांच करने के लिए पटना से भागलपुर पहुंच चुकी है और अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है। पूरी खबर बिहार पुलिस मुख्यालय के बाहर से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। भागलपुर के नाथनगर में पिछले 5 दिनों में 3 बम का धमाका और 2 बम के मिलने का मामला अब जो है एटीएस को सुपुर्द कर दिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने बम ब्लास्ट की जांच की कमान जो है वो आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी कि एटीएस को सौंप दी है। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद एटीएस ने कमान संभाल भी लिया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पटना से एसटीएफ के साथ बम स्क्वाड और स्वाट टीम भागलपुर के लिए रवाना हुई और वहां पहुंच गई है। टीम द्वारा सबसे पहले नाथनगर में बम ब्लास्ट की जगह की बारीकी से जांच किया गया। टीम ने कूड़े के ढेर से कुछ सैंपल भी कनेक्ट किए हैं। एटीएस की टीम को स्थानीय पुलिस का सहयोग मिल रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जांच के दौरान स्थानीय पुलिस अधिकारी एटीएस के टीम के साथ मौजूद थे। इस पूरे मामले में आसपास के लोगों से कई बिंदुओं पर पूछताछ भी किया है एटीएस ने। एटीएस की जो आधिकारिक सूत्र हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि प्राथमिकी जांच में टिफिन बम के कारण ब्लास्ट की बात सामने आई है। एटीएस की टीम ने इस बात पर ध्यान केंद्रित कर दिया है कि सीमांचल और आसपास के इलाके में आतंकियों स्लीपर सेल से जुड़े लोग टिफिन बम का इस्तेमाल काफ़ी पहले से करते रहे हैं। अब जांच टीम इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि यह टिफिन बम किस बड़ी साजिश का हिस्सा है और किस मकसद से इसे तैयार किया गया है।
इस बात पर भी एटीएस ध्यान दे रही है कि जो स्थानीय अपराधी हैं वो कहीं दहशत फैलाने के मकसद से इसे छिपा कर तो नहीं रखे हुए थे। फिलहाल जांच टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद जो बातें सामने आएगी उसके आधार पर जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई वो करने की बात जो है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मामला यहाँ ये है कि भागलपुर जो है, जो रेशम की नगरी कहा जाता है, वहाँ इन दिनों दहशत फैला हुआ है। दहशत जो है बम के धमाके और बम मिलने के कारण है, और यही वजह रही कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो एटीएस को सौंपी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में बच्चों के विवाद में बड़े शैतान बन गए और देखते ही देखते एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बच्चों के विवाद में बड़े बने शैतान, देखते देखते एक दूसरे के बने दुश्मन। खूनी झड़प में एक शख्स की मौत। ये चीख पुकार और मां की चित्कार उस बेटे की मौत के बाद है जिसे बच्चों के विवाद में शैतान बने बड़ों ने अंजाम दिया। दिल को दहला देने वाली ये वारदात गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना के गाजी करमौनी गांव की है, जहां रमेश मांझी नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मुगन माझी से, किसान माझी से पूछे लगे लोग बातचीत होते बात राजन झोना आस थी एगो करे थी दुका धनंजय गाम है आके हमारा दुआर पर तड़ातड़ मारे लगल बालो, जैसे घींच के ले जाकर अपना दुआर पर हाई सुख मरले बालो। 9 आदमी के चोट आयल बा। तब आयल बड़े रमेश काम पर से 5 बजे तो पूछा गल बड़े दुआर पर जे का भइल बा, तो उनकरा के लाठी से मार मार के वो जा दौरे पर मुआ देला बालो। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मंगलवार को स्कूल से घर जाने के दौरान रास्ते में बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इसके बाद बच्चों ने घर आकर परिजनों से शिकायत की। बच्चों की शिकायत पर रमेश मांझी ने अभिभावकों के घर जाकर इस बाबत पूछताछ की, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया और देखते देखते दोनों पक्ष एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, जिसमें रमेश मांझी की मौत हो गई, जबकि 9 लोग जख्मी हो गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। उसके बाद परिवार में हाहाकार मच गया। आके पूछत रहे लो तो ये बात हुए तो 8-9 जना मिल के लगे लो, सारा जना मार के हमरा ए भसुर के एती कर देले वालो। कितने लोग घायल हैं इसमें? 9 लोग। कैसे इनकी मौत हुई है? वो लोग मार के हमारे एती से कपार फोड़ दिए थे, वो बेहोश होकर गिर गए। मृतक रमेश मांझी पेशे से एक राजमिस्त्री था, जिसके कंधे पर माँ बाप और पत्नी की जिम्मेदारी थी। शादी के 10 साल बाद वे पिता बना था। अब उस मासूम के सिर से पिता का साया छिन गया। माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी टूट गई, जिसका दर्द अंतिम सांस तक रहेगा। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि पुलिस कब तक इस गुत्थी को सुलझाती है और रमेश के गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गौतम की रिपोर्ट। कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, मौका वारदात पर वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। वही सुराग उसे सलाखों तक पहुंचा देता है। गढ़वा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। कातिल पति का पैंतरा बेनकाब, अधजली लाश मिलने से हाहाकार। 2 दिनों से लापता थी दीपा। गढ़वा जिले के रंका थाने की पुलिस ने एक जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसकी खौफनाक दास्तान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके जहन में कई सवाल कौनने लगेंगे कि कोई अपनी पत्नी के साथ कैसे ऐसा कर सकता है। जिन हाथों ने उसे मंगलसूत्र पहनाया है, उन्हीं हाथों से कैसे उसका गला दबा सकता है।
जिस अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, उसे कैसे उसी आग में जला सकता है। देखिए, यही वो महिला है जिसकी लाश को रंका थाने की पुलिस जंगल से अधजला बरामद किया है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए हम आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हत्या के पीछे की एक एक सच्चाई जरूर बताएंगे और दिखाएंगे। सुनिए रंका थाना प्रभारी का ये बयान। 2 दिन पहले थाने में लाकर एक आवेदन दिए थे कि हमारी पत्नी कहीं लापता हो गई है। उसे इलाज कराने के लिए लाए थे रंका में, और रंका हॉस्पिटल से ही कहीं भाग गई। परंतु आज उनके मायके वाले लड़की के, जो दीपा कुमारी के साथ इनका बबलू का शादी हुआ था, थाने में आए और बताया कि सर मेरी बहन जो है आज 2 दिन से लापता है। तो इस संबंध में बबलू को बुलाकर पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर गहराई से जब जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि बबलू साहब जो है मार और उसको सिंजो सेरसाम के जंगल में फेंक दिया। सही सुना आपने, दीपा के पति बबलू शाह के निशानदेही पर ही पुलिस ने जंगल से शव बरामद किया है। 13 दिसंबर को आरोपी पति बबलू ने रंका थाने पहुंचकर पत्नी दीपा के गायब होने की झूठी कहानी गढ़ी थी और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। जांच के दौरान ही 48 घंटे के अंदर पुलिस के सामने एक नई कहानी सामने आ गई, जिसकी सच्चाई जानकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसके निशानदेही के आधार पर शव को बरामद किया गया है और शव में आग भी लगा दिया है। जो साड़ी और ब्लाउज पहनी हुई थी उससे जल भी गया है, और उसके पहले ऐसा लगता है कि साड़ी से ही उसके गर्दन को भी दबा दिया गया। पुलिस ने जब जंगल से दीपा का जला शव बरामद किया तो पता चला कि पहले गला दबाकर उसकी हत्या की गई है, फिर शव में आग लगाकर जला दिया गया है। क्योंकि महिला का आधा शरीर जल चुका था, एक पांव में चप्पल थी जबकि दूसरे पांव की चप्पल पास में पड़ी थी, वहीं पैरों में पायल भी थे। शव बरामद करने के बाद पुलिस ने जब अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाना शुरू किया तो शक की पहली सुई पति बबलू शाह पर गई। पुलिस ने बबलू को हिरासत में लिया। जब सख्ती से पूछताछ की तो परत दर परत सारे राज सामने आ गए। दीपा के मायके वालों ने पहले भी बेटी के साथ अनहोनी की आशंका पुलिस के समक्ष व्यक्त की थी। 1 महीने पहले दीपा के भाई और पिता ने डाल्टनगंज महिला थाने में आवेदन देकर दामाद पर बेटी को परेशान करने का मामला दर्ज किया था। कहा था कि दामाद बेटी को अक्सर हत्या करने का धमकी देता है। ये आशंका सच हो गई। ये 6 नवंबर को हम जो है सिर्फ अपने बहन को महिला थाना से विदाई किए थे। इसके बाद उन लोग जो है सिर्फ 1 महीना तक अच्छा तरह से रखा। इसके बाद में सुनने को मिला कि मारपीट इन लोग किया है। इसमें इलाज कराने के बहाने से ले गया रंका, और बीच रास्ते में क्या किया इसके बारे में नहीं बता सका। आशंका है कि मार के फेंक दिया। इन घर का जो है प्लास्टर करवाना है, जो 1 लाख रुपये दीजिए आप लोग तो अच्छा तरह से रखेंगे लड़की को, ना तो नहीं रखेंगे। मायके वाले जब आए तो उन लोगों ने बताया कि नहीं सर ऐसा नहीं है। अभी हाल के ही दिनों में ही महिला थाना डाल्टन से एक महीना 5 दिन पहले विदागरी करा के लाए थे, और शादी किए हुए भी 9-10 वर्ष हो चुका है, और ये मार के फेंक दिया। इसी आधार पर गहराई से उनसे पूछताछ की गई तो शव को यहाँ से डिडक्ट किया गया। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद एक बात साफ है कि अगर तफ्तीश की दिशा सही हो तो कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून के हाथों से नहीं बच सकता है। पति ने जो किया है उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कुमार कश्यप की रिपोर्ट। खगड़िया के गोगरी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें जमकर लाठियां चली। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी है।
गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़हरा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया वीरेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया है। मुखिया पर शराब रखने का आरोप लगा है। फिलहाल आरोपी मुखिया से पूछताछ की जा रही है। वहीं मुखिया की गिरफ्तारी से उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। मुखिया ने साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। नहीं है, ठीक है, दुकान पिताजी भाईचारा लड़का चलाते हैं, सब राजनीतिक चुनाव जीते हैं, उसी के तहत फंसाया गया है। तो कहाँ शराब मिला है आपको? वो हमारी दुकान के पीछे, हम रहते हैं घर पर। जंगल, घर पर सब जंगल, पीछे सब जंगल है। दुकान कहाँ पड़ेगा आपकी? समरा में। किस चीज़ की दुकान है आपकी? कपड़ा का दुकान है। और दारू कहाँ से बरामद हुई है? समरा से। रांची में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खलारी अध्यक्ष मुकेश सोनी की हत्या के विरोध में खलारी इलाका बंद कर दिया गया है। आक्रोशित लोगों की भीड़ डकरा गुरुद्वारा चौक पर बीच सड़क पर बैठ गई। साथ ही जगह जगह कोयला डंप कर और टायर जलाकर सड़क पर आना जाना बंद कर दिया गया है। लोग हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और और इधर मुकेश सोनी का शव अभी अस्पताल में ही पड़ा हुआ है। रांची ग्रामीण एसपी ने खलारी डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। इसमें साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है, लेकिन अभी तक मुकेश सोनी के हत्यारों का कोई सुराग नहीं लग सका है। धनबाद के नेशनल राइफल शटर कोनिका लायक ने कोलकाता में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोनिका धनसार के अनुग्रह नगर की रहने वाली थी। कोनिका पिछले 1 साल से पूर्व नेशनल प्लेयर जयदीप प्रभाकर के कोलकाता के उत्तरपाड़ा स्थित कैंप में ट्रेनिंग ले रही थी। कोलकाता पुलिस ने कोनिका के पिता को फोन कर बताया कि उनकी पुत्री अस्पताल में भर्ती है। पिता जब कोलकाता पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी अस्पताल में मृत पड़ी थी। कोनिका अक्टूबर 2021 में गुजरात में ट्रेनिंग लेने गई थी, वहां से कोलकाता आई थी, उसके बाद यहीं रह रही थी। पुलिस आत्महत्या के मामले के कारणों का जांच कर रही है। पुलिस को यह भी पता चला है कि कोच के साथ कोनिका के संबंध बेहतर नहीं थे। कोच से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। कोनिका लायक की शादी जल्द ही होने वाली थी। कोनिका की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो खुद की राइफल खरीद सके, जिसके बाद एक्टर सोनू सूद ने कोनिका को 2.5 लाख रुपए की जर्मन राइफल भेजी थी। सीतामढ़ी के रंजीतपुर में 2020 में छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। वहीं पीड़ित परिवार को लगातार केस उठाने की धमकी मिल रही है। पीड़ित के पिता डीएसपी ऑफिस का कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हर बार मामले को टाल मटोल कर दिया गया। लॉकडाउन जो खूब जोर में जो लॉकडाउन रहा 11 अप्रैल के 2020 में हमरा लड़की के घर में से किडनैप करके सामूहिक दुष्कर्म करके ओकर हत्या कर दिले। आज तक ले हम भटक रहा हती हैं। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। अररिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इलाज के अभाव में तीसरे ऊंट की मौत हो गई है। तस्करी के 11 ऊंटों को पुलिस ने जब्त किया था। अररिया आरएस इलाके में ऊंटों की मौत हुई है। अररिया आरएस इलाके के लोगों में आक्रोश है। बाकी बचे ऊंटों की भी हालत खराब बताई जा रही है। आपको बता दें कि ऊंटों को राजस्थान से अररिया के रास्ते तस्करी के जरिए राजस्थान ले जाया जा रहा था, जिसे अररिया पुलिस ने पकड़ा था। ऊंटों को बेहद खराब स्थिति में रखा गया था, जिससे ऊंटों की हालत बेहद खराब हो गई थी। और ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन इतना लापरवाह